मजबूत इच्छा शक्ति क्या होती है, हार न मानने वाला जज्बा क्या होता है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने का मतलब क्या होता है, इसे समझने के लिए आज आपको चेतन चीता की बातें सुननी चाहिए। चेतन चीता सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 45वीं बटालियन के कमांडेंट हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर एक या दो नहीं बल्कि पूरी 9 गोलियों को झेला है। वो कई दिनों तक कोमा में रहे और एक एक सांस के लिए संघर्ष करते रहे। एक गोली चेतन के सिर में लगी थी, जो सिर की हड्डी को चीरकर और दाईं आंख को फोड़ते हुए उनके गाल को चीरकर बाहर निकल गई। लेकिन शरीर पर 9 गोलियां खाने वाले चेतन चीता की हिम्मत के सामने पहले आतंकवादियों ने घुटने टेके और बाद में मौत भी चेतन चीता के हौसलों के सामने हार गई। आज हम जिस अपराध बोध का जिक्र कर रहे हैं, जिस दुविधा की जिक्र कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए पूरे देश को चेतन चीता की बातें सुननी चाहिए। हो सकता है इनकी बातें सुनकर कड़ी निंदा और घोर निंदा करने वाले लोग कड़े एक्शन की बात करने लगे। विरला ही कोई आदमी होता है जो 9 गोलियां लगने के बाद भी कहे आई एम रॉकिंग। ये आई एम रॉकिंग वाली ट्रेनिंग है, देश से प्यार है या क्या है जिसने आपको ऐसा बनाया? ट्रेनिंग और प्यार दोनों है। आपको याद है 14 फरवरी को क्या हुआ था? इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन with 13 RR and the local police, JNK पुलिस। इस ऑपरेशन में एक ये माइनस पॉइंट यही था बस कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि वो हैं कितने। हमारे पास इंफॉर्मेशन केवल 4 या 5 की थी, लेकिन वो ज़्यादा थे। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फील्डिंग सेट कर रखी थी, हमने उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया एंड हम उसके अंदर काफ़ी कुछ हद तक सफल भी रहे। ये बात तो श्योर है कि वो हम ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आएंगे। जैसे हमारे पास खबर पहुँचे कि हम तो घुस जाएंगे कहीं भी। आपको मालूम पड़ा बाद में आपने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अबू मुसाब को मार दिया? यस। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कहीं मौका मिलता है बीच में? बहुत मिलता है। तो आज इस समय जब हम बैठ के बात कर रहे हैं, 2 बड़े हिट्स हुए हैं। घाटी में एक बीएसएफ का और एक सेना का जवान उनके सिर काट के ले गए। आज फिर 2 दिन पहले। हाँ। और उससे पहले सुकमा में सो वो सीआरपीएफ के 25 जवानों को 24 घात लगा के मार दिया गया। 24। तो आप जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं घर बैठ के, आप अभी हथियार नहीं उठा सकते, आप वापस अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते, मन में क्या आता है? कोई बात नहीं, आज नहीं, आज से 50 दिन बाद में, 60 दिन बाद में जाऊँ। यहाँ नहीं रहूँगा मैं, जाना तो मेरे को उधर ही है। दैट्स माई प्राइमरी जॉब। आई हैव डन माई पीस, नाउ आई हैव टू गो टू द फील्ड। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई रिफ्यूज टू स्टे बैक इन द पीस। एक के बाद एक कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज लगातार सीज़ फायर वॉलेशंस कर रही है। आपको लगता है हम अप्रोप्रिएट जवाब दे रहे हैं या हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम क्या करना चाहते हैं? When you have bad neighbor, then one of the party has to decide कि आप किसी टेंशन को, किसी इशू को आप कितना लंबा खींच सकते हो। पाकिस्तान ने जो कारगिल में किया और उसके बाद में कई बार, उसमें स्टुपिडिटी ज़्यादा नज़र आती है। We are not going into the conflict is basically a wise thing. Otherwise ये एक बार चालू हो गया, ना तो ये पाकिस्तान की औकात में है, ना मैं इंडिया की, कि इसको वो कंट्रोल कर सके, इसको बंद कर सके। जो जवाब इंडिया दे रही है उसको मैं अप्रोप्रिएट तो बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना बोलूँगा कि
we have to show the aggressiveness. Otherwise, Pakistan, China, Bangladesh, these countries will take us very lightly. तो एग्रेशन किस पे दिखाना है? पाकिस्तान पे दिखाना है या इन लोगों पे दिखाना है जो हैं भी हमारे लोग और पत्थर भी हमारे लोगों पे फेंकते हैं? उनको कैसे टैकल करें? हमारे इंडिया के अंदर अनस्किल्ड लेबर की डेली की दिहाड़ी करीब है, आई थिंक आज से साल 2 साल पहले तो करीब 236-234 रुपये कुछ हुआ करती थी अनस्किल्ड की। और ये पथराव वाले जो हैं ये इन बच्चों को 500 रुपये डेली के देते हैं। इनसे निपटे कैसे? गोली आप चला नहीं सकते, पैलेट गन चलाते हैं तो इस देश में हंगामा हो जाता है। इंडिया में कमांडर्स की नहीं, लीडर्स की कमी है। मेरे को गोली लगी है, मैं घायल हूँ, 3-4 महीने के बाद मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। बट वी रिक्वायर अ गुड अग्रेसिव पॉलिटिकल लीडरशिप जो सही डिसीजन सही टाइम पे ले ले। लेकिन उन पॉलिटिशियंस क्या करेंगे जो कहते हैं कि पत्थर फेंकने वाले आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज़ादी की लड़ाई तो भगत सिंह भी लड़ते थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ते थे, उसको क्या बोलोगे आप? इन्हीं पॉलिटिशियन ने ये भी बोला था कि आतंकवादी बोले, इनको आतंकवादी बोलोगे तो फिर ये भी आतंकवादी थे, इन्होंने भी आतंक मचाया था। फर्स्ट दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर देमसेल्फ देयर डिफरेंस बिटवीन दी नॉर्मल सिटीजन्स एंड द टेररिस्ट। एक्चुअली अभी हालात पाकिस्तान के अनुकूल है कि उनको कश्मीर जैसी जगह मिली हुई है अपना डर्टी गेम प्ले करने के लिए। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। पाकिस्तान का इलाज कूटनीति है या रणनीति है? इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। मिक्स ऑफ बोथ तो 70 साल से चल रहा है। लेकिन मिश्रण तो सही रखना पड़ेगा आपको। तो चेतन चीता की अगर आपने बातें ध्यान से सुनी हो तो वो कह रहे हैं हमारे देश में कमांडर्स की नहीं लीडर्स की कमी है। हमारे देश के नेताओं को अब यह समझना होगा कि युद्ध भी राजनीति का ही एक हिस्सा है और अपनी सुविधा, दुविधा और अपराध बोध के चक्कर में दुश्मन को मौका देना समझदारी नहीं है। भारत अपनी दुविधा के चक्कर में ही जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है, जिसमें से 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जबकि 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन के अवैध कब्जे में है। इसी इलाके को चीन अक्साई चीन कहता है और इसके बाद 5,180 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को पाकिस्तान ने वर्ष 1963 में चीन को दे दिया था। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ही भारत के पास बचा है। अगर गणना की जाए तो हम भारत के अखंड राज्य जम्मू कश्मीर का करीब 54% हिस्सा गंवा चुके हैं। सोचिए, जम्मू कश्मीर का, अखंड जम्मू कश्मीर का 54% हिस्सा भारत गंवा चुका है। यह बहुत शर्म की बात है। 54% हिस्सा हम गंवा चुके हैं और बाकी का 46% हिस्सा हमारे पास है और उसे रखने में भी हमें कितनी परेशानी हो रही है। अब जरा सोचिए, क्या दुनिया का कोई और देश इस बात को बर्दाश्त कर सकता है? क्या किसी और देश का इतना बड़ा हिस्सा उसका पड़ोसी देश छीन सकता है, दबाकर बैठ सकता है? भारत ने 4 युद्ध लड़े हैं, जिनमें से 3 युद्ध भारत ने जीते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 3 बार हराया है। पहली बार 1965 में, फिर 1971 में और उसके बाद कारगिल युद्ध में। लेकिन इसके बावजूद युद्ध का नाम आते ही भारत असहज हो जाता है। पिछले 70 सालों में हमारे नेताओं ने झुके हुए कंधों के साथ राजनीति की है और उन्हें अपने वोटों की ज्यादा फिक्र रही और बॉर्डर की कम। यहां पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें अपनी सेना पर गर्व है और हम सेना पर आज सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम उन लोगों पर, उस लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं जिनके फैसलों के आधार पर सेना
काम करती है। 70 साल से हमने इस तरह के फैसले लिए हैं, हमेशा दुविधा में रहे हैं, हमेशा हमारे कंधे झुके हुए रहे हैं कि आज 70 साल के बाद हमारा देश युद्ध के नाम से ही असहज होने लगता है। हथियार उठाने में हमारे हाथ कांपने लगते हैं। पूरे देश को ऐसा करके बना दिया गया है कि पूरे देश को युद्ध से डर लगने लगा है और ऐसा लगता है कि जब भी युद्ध की बात आती है तो एक खास वर्ग सामने उठकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि युद्ध देश के लिए उचित नहीं है, युद्ध देश के लिए सही नहीं है। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध राजनीति का एक अहम हिस्सा होता है और कई बार युद्ध करना सही कदम होता है।